तो आपका जो फर्स्ट यूनिट है जियोमॉर्फोलॉजी का, इट इज अबाउट डेफिनेशन एंड स्कोप ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी, फंडामेंटल्स ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी, ठीक है, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर एंड लैंडफॉर्म, ठीक है, ये सारा जो आपका है मल्टी साइक्लिक, पॉलीसाइक्लिक, ये थोड़ा सा डिटेल में है। अभी आप लोग कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने मतलब सब तो ग्रेजुएशन में क्या बोलते हैं ज्योग्राफी लिए हो, सबने जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ा होगा, ठीक है ना। तो इसमें आपको देख रहे हो कि यहाँ कुछ नया टॉपिक्स आपको दिख रहा है, मल्टी साइक्लिक, पॉलीसाइक्लिक इवोल्यूशन ऑफ लैंड फॉर्म्स, थ्योरीज ऑफ लैंडस्केप डेवलपमेंट, ये सब आपको दिख रहा है। तो ये जो है आपका ये सारे जो थ्योरीज हैं ये थोड़े डिटेल में है, ठीक है। तो इसलिए आप जो नॉर्मल बुक्स पढ़ते हो, आपके पास आई थिंक साविंदर सिंह की बुक होगी जियोमॉर्फोलॉजी की, ठीक है। यस तो मैम। अगर वो बुक है तो वो तो बेसिक है, ठीक है। उसके अलावा भी आपको बुक्स पढ़ने होंगे, ठीक है। तो अभी मेरे ख्याल से कुछ दिन में अगर आपका ऑफलाइन क्लासेस होगा तो आप कॉलेज आ पाओगे, तो आप बुक्स ले लेना। यहाँ पर नीचे में आपको बहुत सारे बुक्स के नाम दिए हुए हैं। तो इसमें से साविंदर सिंह की बुक्स तो हमारे लाइब्रेरी में मिल जाएगी आपको। उसके अलावा हिंदी में जो लोग हैं, हिंदी वाले जितने भी हैं, वो बीसी जाट की बुक आप ले सकते हो। ये मार्केट में भी अवेलेबल है बीसी जाट की बुक। उसमें बहुत अच्छे से मतलब दिया हुआ है। तो एक बेसिक बुक आपको रखना जरूरी है। उसके अलावा जो है ये जो नोट्स है, ये सारे नोट्स आपको टीचर्स भी प्रोवाइड करेंगे, और अगर नहीं भी प्रोवाइड करते हैं तो आपको बुक में मिल जाएगा, ठीक है। मैं आपको पढ़ाऊंगी यूनिट 2, दैट इज अर्थ मूवमेंट, ओरोजेनिक एपिरोजेनिक मूवमेंट एंड रिजल्टेंट लैंडफॉर्म्स। तो ये पूरा यूनिट 2 मैं आपको पढ़ाऊंगी। यूनिट 3 मुझे अभी तक कंफर्म नहीं है, इसलिए मैं नहीं बता पा रही हूँ कि कौन पढ़ाएगा। यूनिट 4 भी अभी मैं कंफर्म नहीं हूँ, ठीक है। तो अभी अभी मैं आपको फिलहाल यूनिट 2 पढ़ाऊंगी। तो जब भी आप एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आप अपने सिलेबस में थोड़ा सा आप देखिएगा कि हर यूनिट से क्वेश्चन आते हैं। मतलब इसमें लिखा हुआ है कि सभी यूनिट से एक एक क्वेश्चन देना जरूरी है, ठीक है ना। तो इसीलिए जैसे कि अगर आपको कुछ भी पढ़ाया जाता है तो यूनिट वाइज आप ध्यान दीजिए कि यूनिट 1 में क्या पढ़ाया गया है। तो यूनिट 1 से हमेशा क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है ना। यूनिट 1 से भी क्वेश्चन आएगा, यूनिट 2 से भी क्वेश्चन आएगा, यूनिट 3 से भी। मतलब अगर आपका फाइनल सेमेस्टर है, ठीक है, तो फाइनल सेमेस्टर में आपको मतलब सारे यूनिट से क्वेश्चंस करने हैं। आप एक भी यूनिट मान लीजिए कि यूनिट 2 1 2 3 4 5 3 4 है, ठीक है ना। तो मान लीजिए आपको यूनिट 2 का क्वेश्चंस नहीं आता है, सपोज आपको नहीं आता है, तो आपने सोचा कि चलो हम यूनिट 1 से ही सारा क्वेश्चन कर लेते हैं, यूनिट 3 से कर लेते हैं, यूनिट 4 से कर लेते हैं, यूनिट 2 को छोड़ देते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे नहीं होगा, आपको हर यूनिट टच करना है। हर यूनिट से मतलब क्वेश्चंस आपको आएंगे, तो आपको हर यूनिट से क्वेश्चंस टच करने हैं। तो इसलिए आप इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखिएगा कि कहीं आप अगर नहीं जानते हो तो वो आपका ड्रॉबैक है। लेकिन आपको हर यूनिट से सारे क्वेश्चन मतलब एक क्वेश्चन कम से कम करना ही है, ठीक है। बाकी आपको ऑब्जेक्टिव टाइप जैसे कि यहाँ पर लिखा है, देयर विल बी 2 ग्रुप्स ऑफ द क्वेश्चन कंपल्सरी। Group A is compulsory and will contain 2 questions. Question number 1 will be very short question, consist of 5 questions of 1 marks. ठीक है. Question 2 will be short answer type of 5 marks. Group B will contain descriptive 6 question of 15 marks each out of any 4 units to be answered. तो यहाँ पर लिखा आउट ऑफ एनी 4 यूनिट्स, मतलब 1 2 3 4 आउट ऑफ एनी। तो इसमें क्या होता है ना, ज्यादातर आप देखोगे कि यूनिट 1 2 3 4 से 2 क्वेश्चन दे देते हैं, ठीक है। जो 6 में 2 2 4 2 6 मतलब 2 क्वेश्चन दे देते हैं कहीं से भी उठा करके। तो इसलिए आपको हर यूनिट में आपको आना चाहिए कि हर यूनिट से कम 2 क्वेश्चन आपको तैयार रहना चाहिए, ठीक है। तो ये आप ध्यान देंगे यूनिट वाइज। तो अभी
हम स्टार्ट करेंगे यूनिट 2 से। तो फर्स्ट जो आपका टॉपिक है दैट इज अर्थ मूवमेंट, तो हम इसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो अभी आपके पास बुक होगी, आई थिंक सरविंदर सिंह की बुक होगी, उसमें अर्थ मूवमेंट एक चैप्टर है। जिसके पास हिंदी में है हिंदी में भी है, जिसके पास इंग्लिश है इंग्लिश में भी है। ठीक है, तो इन दोनों चैप्टर्स को आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे। तो अभी मैं जस्ट स्टार्ट कर रही हूँ आपका ये तो वेट, हाँ, तो ये आपका है अर्थ मूवमेंट। अर्थ मूवमेंट, ओरोजेनिक एंड एपिरोजेनिक मूवमेंट्स एंड रिजल्टेंट लैंडफॉर्म्स। सबसे पहले हम देखेंगे अर्थ मूवमेंट। मतलब अर्थ मूवमेंट का मतलब है कि जो हमारा अर्थ है उसका मूवमेंट होना, वो हिल रहा है। ठीक है ना, वो एक जगह पर स्थिर नहीं है। तो जैसे कि हम ऑलरेडी इसमें आपका एक चैप्टर या एक बेसिक चैप्टर जो है वो नहीं इंक्लूड किया गया है, दैट इज जब आप यूनिट 1 में आप पढ़ेंगे उसको। ठीक है, तो यूनिट 1 में आप पढ़ेंगे, लेकिन इसमें जो बेसिक चैप्टर है दैट इज इंटीरियर ऑफ द अर्थ, वो इंक्लूड नहीं किया गया है। डायरेक्टली अर्थ मूवमेंट में हम पहुंच गए हैं। ठीक है ना, तो अर्थ मूवमेंट में क्या है, सबसे पहले तो हमको अर्थ के अंदर के बारे में जानना है, इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में जानना है कि व्हाट इज इंटीरियर ऑफ द अर्थ, हाउ इज मतलब कैसे बना रहता है। ठीक है ना, जैसे कि हमें पता है कि अर्थ जो है वो 3 भागों में, 3 लेयर्स में डिवाइडेड है। अर्थ का जो आंतरिक हिस्सा है वो 3 लेयर्स में डिवाइडेड है। ऊपरी भूपर पट्टी यानी क्रस्ट, फिर नीचे है मेंटल एंड देन कोर। ठीक है, तो जैसे कि हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि जो हमारा मेंटल है वो तरल अवस्था में है, मतलब फ्लूइड अवस्था में है। मतलब इट इज नॉट सॉलिड, कंप्लीटली सॉलिड भी नहीं है, कंप्लीटली लिक्विड भी नहीं है, बीच का है, इसको सेमी सॉलिड बोलते हैं। तो इस तरह से तरल पदार्थ है। तो इस तरह के पदार्थ में उसके ऊपर, और उसके ऊपर क्या है, हार्ड क्रस्ट। क्रस्ट इज हार्ड, सॉलिड। ठीक है, तो अंदर क्योंकि तरल चीजें हैं तो इसलिए वो अनस्टेबल रहता है, इसीलिए अर्थ में मूवमेंट होता है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर डेफिनेशन दिया गया है। तो हम क्या करते हैं अर्थ मूवमेंट में, हम बेसिकली पढ़ते क्या है, हम पढ़ेंगे क्या इसमें। इसमें हम पढ़ेंगे द स्टडी ऑफ फोर्सेस अफेक्टिंग द क्रस्ट ऑफ द अर्थ। मतलब कि आंतरिक भाग में, मतलब हमारा मेंटल आप कह लीजिए और कोर आंतरिक हिस्से में जो फोर्सेस अप्लाइड होते हैं, वो क्या फोर्सेस हैं हम देखेंगे अभी आगे। जो फोर्सेस अप्लाइड होते हैं उससे जो मूवमेंट होता है, कोई भी बल जो है धरती के अंदर, जो भी बल है उससे जो मूवमेंट होता है, उससे क्या होता है, उससे कुछ चीज क्रिएट होती है, मतलब कुछ बनती हैं, मतलब लैंडफॉर्म बनते हैं। कुछ डिस्ट्रक्ट होती हैं, मतलब बिगड़ जाती हैं। कुछ रिक्रिएशन, रिक्रिएशन मतलब कुछ नया भी बन जाता है कभी कभी। और मेंटेनेंस ऑफ द लैंडफॉर्म, मतलब मेंटेनेंस का मतलब है कि आपका जो भी लैंडफॉर्म है उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस आ रहे हैं, उसमें कुछ ना कुछ नया चीज बन रहा है। तो इन सब को हम स्टडी करेंगे अंडर द टॉपिक अर्थ मूवमेंट। ठीक है, उसके बाद अर्थ मूवमेंट जो होते हैं वो 2 तरह के, मतलब हमारा जो अर्थ है, जियोलॉजिकल चेंज का मतलब क्या हुआ, हमारा जो पृथ्वी है उसमें 2 तरह से चेंजेस आते हैं। एक होता है लॉन्ग पीरियड चेंजेस और दूसरा होता है शॉर्ट पीरियड चेंजेस। लॉन्ग पीरियड चेंजेस का मतलब है कि कोई भी चेंज होने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाना, जैसे कि इसमें लिखा है जो भी चेंजेस होता है वो बहुत स्लोली होता है। वो इतना स्लो होता है कि हमें पता भी नहीं चलेगा कि कोई चेंज हुआ। जैसे कि अभी, मतलब स्लो का मतलब है कि उसे करोड़ों साल लगेंगे। उस मान लीजिए कोई लैंडफॉर्म है, जैसे कि अगर हम हिमालय की बात करें तो कहा जाता है कि हिमालय जहाँ पर था पहले वहाँ सी था, सी से सीधे माउंटेन बन गया। तो उसको बनने में काफी समय लगा। अगर मान लीजिए किसी ने उस समय सी देखा होगा, कोई अगर उस समय इंसान एग्जिस्ट करते या सी देखते, तो वो इतने साल तक जिंदा नहीं रहते उस सी को हिमालय बनते हुए देखने के लिए, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा समय लिया, हिमालय बनने का के लिए बहुत ज़्यादा समय लिया।
इसलिए इसको कहते हैं लॉन्ग पीरियड चेंजेस। उसके बाद है शॉर्ट पीरियड चेंजेस, मतलब कि तुरंत हो जाना। तुरंत मतलब कि जैसे कि भूकंप आया या अर्थक्वेक नहीं, भूकंप आया या ज्वालामुखी हुआ एक बार, तो क्या होता है विद इन सेकेंड्स आपका धरती फट जाती है या लावा मैग्मा बाहर निकल जाता है और तुरंत लैंड फॉर्म में चेंजेस आते हैं। तो दैट इज शॉर्ट पीरियड चेंजेस। तो इस तरह के चेंजेस होते हैं। अब ये चेंजेस क्यों हो रहे हैं अंदर में? तो ये चेंजेस हो रहे हैं क्योंकि हमारा जो मेंटल है इज वेरी अनस्टेबल इन नेचर। क्यों अनस्टेबल है? क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है कि जैसे जैसे हम अंदर जाते हैं, धरती के अंदर जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाती है, जैसे कि डेंसिटी चेंज हो जाता है, आपका टेम्परेचर चेंज हो जाता है। टेम्परेचर चेंज होने की वजह से जो भी ठोस चीज़ें होती हैं, सॉलिड चीज़ें होती हैं, वो आपका लिक्विड अवस्था में बदल जाती हैं एंड फाइनली वो अनस्टेबल हो जाती हैं एंड दे क्रिएट अ फोर्सेस, जो कि हम आगे हम अभी और भी बात करेंगे फोर्सेस के बारे में। उसके बाद नेक्स्ट जो होता है, द फोर्सेस व्हिच अफेक्ट द क्रस्ट ऑफ द अर्थ आर डिवाइडेड टू ब्रॉड कैटेगरीज। मतलब कि जो भी बल जो कि पृथ्वी को प्रभावित करती हैं उनको हम दो बड़े कैटेगरीज में बांटते हैं। पहला है एंडोजेनेटिक फोर्सेस एंड दूसरा है एक्सोजेनेटिक फोर्सेस। एंडोजेनेटिक फोर्सेस का हिंदी है आंतरिक बल, ठीक है, और एक्सोजेनेटिक फोर्सेस का हिंदी है बाहरी बल, ठीक है। तो इसलिए आपका जो भी आंतरिक बल है और बाहरी बल, मतलब पृथ्वी में जो चेंजेस आते हैं, ठीक है ना, पृथ्वी में जो चेंजेस आते हैं वो आंतरिक बल के द्वारा भी आते हैं और बाहरी बल के द्वारा भी आते हैं। ये दोनों चीजें बहुत ही इन दोनों में बहुत ही जमीन आसमान का अंतर है। जो आंतरिक बल होते हैं वो पृथ्वी के अंदर होने वाले फोर्सेस के द्वारा होते हैं। मतलब पृथ्वी के अंदर जैसे कि आपका टेम्परेचर बढ़ गया है, डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, और टेम्परेचर बढ़ने से क्या हो रहा है, इट इज़ नॉट स्टेबल एट ऑल। उसको हम अभी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इतना अभी हम एंडोजेनेटिक फोर्सेस जो है आंतरिक बल। एक्सोजेनेटिक फोर्स तो इसमें आप देख रहे हो नेक्स्ट हम देखते हैं एंडोजेनेटिक फोर्सेस, ठीक है। द फोर्सेस कमिंग फ्रॉम विद इन द अर्थ, विद इन द अर्थ मतलब पृथ्वी के अंदर से आने वाली, और वो किस तरह के मूवमेंट को जनरेट करेंगे? हॉरिजॉन्टल मूवमेंट, मतलब कि आपका हॉरिजॉन्टल मतलब कि क्षैतिज, ठीक है, और वर्टिकल मतलब लंबवत, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट मतलब क्षैतिज मूवमेंट और वर्टिकल मतलब लंबवत मूवमेंट भी आपका होता है इसमें, ठीक है। इसको हम डिटेल में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। और एक्सटेंटिक फोर्सेस जो होता है उसको हम कहते हैं डेन्यूडेशनल और डिस्ट्रक्शनल प्रोसेस। मतलब कि ये जो होता है बाहरी एटमॉस्फेयर के द्वारा होता है। एटमॉस्फेयर में अगर चेंजेस आते हैं, एटमॉस्फेयर बहुत गर्म है, ठंडा है, बहुत ही ड्राई है, तो उसका जैसा भी प्रभाव, जो भी जिस तरह का भी एटमॉस्फेयर है उसका प्रभाव सीधा पड़ता है हमारे लैंड फॉर्म्स पे, और उसके द्वारा बहुत सारे चेंजेस आते हैं लैंड फॉर्म्स में। तो उसको ये सारी चीज़ों को हम डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आज का ये इंट्रोडक्शन क्लास था फॉर दिस यूनिट, ठीक है। तो आप लोग क्या कीजिए, जब भी मैं कोई क्लास देती हूँ मैं इसको रिकॉर्ड करती हूँ, ठीक है ना। मैं इसको रिकॉर्ड करने के बाद आप लोगों को मैं